हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिखा यादव विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आप लोग सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका वर्ग 3 का एग्जाम बहुत नज़दीक है और उसी वर्ग 3 चयन परीक्षा का साइंस वाला पार्ट हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। और आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग लगभग इसकी जो है वो 2 मैराथन में आप सभी जुड़ चुके होंगे, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज भी हमारी वही क्लास है जिसमें हम आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा के रिस्पेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कंप्लीट मिक्सअप जो क्वेश्चंस हैं हम इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, तो जल्दी से जुड़िए सभी सेशन से लाइव। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक से इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी कि यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें फर्स्ट चैनल के थ्रू आपको जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज होती है इनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। सेकंड चैनल के थ्रू हमारी जो यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, इस यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और थर्ड हमारा क्विज चैनल है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक, तो जल्दी से सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और ये आपका वर्ग 3 चयन परीक्षा की मैराथन क्लास संडे को जो है वो प्लान की गई है, जिसमें आपका 8 बजे साइंस की क्लास होने वाली है, 10 बजे मैथ्स की क्लास होने वाली है, 12 बजे आपकी जियोग्राफी की और 2 बजे आपके पास जो है वो हिस्ट्री की क्लास। तो आप इन टाइमिंग पर जुड़कर आपके जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही 11 तारीख को आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा की यूट्यूब की क्लासेस का जो शेड्यूल होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपकी 10 बजे मैथ्स की क्लास लगेगी, 12 बजे आपकी साइंस की क्लास, 3 बजे आपकी सोशल साइंस और 4 बजे आपकी हिंदी। तो आप 11 तारीख को इन सारे शेड्यूल्स पर जुड़कर जो है ये आपके सारे सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा सेशन। और मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने लास्ट क्लास में आपका जैविक अणु, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ आपका जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, और जैव विकास, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के। आज की क्लास में आप लोगों के सिलेबस में जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, इनके कॉन्सेप्ट कुछ हम सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ जब मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपका मैग्नेट, चुंबक, जो टॉपिक को लेकर स्टूडेंट में बहुत सारी उलझने हैं वो टॉपिक, और इसके साथ साथ साउंड, ध्वनि वाले टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्ट, इसके साथ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, कुछ इस टाइप के हम लोग जो है क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स से रिलेटेड आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग वर्तमान में जीनी अभियांत्रिकी से संबंधित है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड और ऑप्शन डी प्लाज्मिड। मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है, सबसे पहली बात कोशिकांग, सेल ऑर्गेनली, ऐसे अंग जो कोशिका में पाए जाते हैं उन्हें हम एक्चुअल में कोशिकांग, सेल ऑर्गेनली के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है कि ऐसे कौन से कोशिकांग होते हैं जिनमें जीन की हेल्प से हम कुछ नई पीढ़ियों में परिवर्तन करते हैं, नई पीढ़ियों में उनकी हेल्प लेकर आते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसका उपयोग इन जीन अभियांत्रिकी में किया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से सभी मुझे फटाफट कमेंट कर कर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या आएगा। ठीक, चलिए जल्दी से रिस्पॉन्स करिए सभी, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका करेक्ट आंसर अपना एक्चुअल में ऑप्शन डी प्लाज्मिड होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी प्लाज्मिड। अब हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट के लिए वर्ड नया हो कि प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या वर्ड होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो देखो समझो अब इसमें, जब यहां पर मैं बात करती हूं प्लाज्मिड की, किसकी बात करती हूं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्चुअल में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया में, जीवाणु में पाए जाने वाले छोटे छोटे अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें डीएनए का प्रेजेंस होता है। क्या कहा मैंने? जो प्लाज्मिड होते हैं ये जीवाणु बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और ये जीवाणु बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे अणु हैं, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्या पाया जाता है, तो इनमें एक्चुअल में डीएनए पाया जाता है। बट ये जो डीएनए होता है, हाँ
चलिए, तो बताइए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर इसका प्लाज्मिड आएगा। चलो समझते हैं अब अपने पास प्लाज्मिड क्या होते हैं। प्लाज्मिड एक्चुअल में जो है वो जीवाणु बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें डीएनए का प्रेजेंस होता है। बट जो डीएनए हमारी सेल में पाया जाता है, हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये डीएनए उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं? तो ये एक्चुअल में बैक्टीरिया, जीवाणु में क्या होते हैं? पाए जाने वाले छोटे डीएनए अणु है। ठीक, बट ये जो नॉर्मल हमारा डीएनए होता है उनसे थोड़े से अलग होते हैं। फिर हम करते क्या है कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं, इन प्लाज्मिड का उपयोग हम किस केस में कर रहे हैं? तो इन प्लाज्मिड का उपयोग हम एक्चुअल में जीन अभियांत्रिकी में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग? जीन अभियांत्रिकी में। अब कैसे करेंगे समझना। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जीवाणु बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को निकालते हैं। प्लाज्मिड निकालने के बाद में हम एंजाइम की हेल्प से उस प्लाज्मिड को कट करते हैं, काटते हैं। फिर प्लाज्मिड को काटने के बाद में उसमें अपने को जो जीन में जैसा परिवर्तन चाहिए, जो जीन चाहिए, वो हम उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद फिर जो कोशिका होती है उस कोशिका में या बैक्टीरिया में उसको डाला जाता है। फिर जब उसका रेप्लिकेशन होता है, जब वो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देती है वो प्लाज्मिड, तो वहां पर होता यह है कि जो जीन आपने नए डाले हैं या जो जीन में आपने परिवर्तन किया है वो नई कोशिकाओं में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। और यही टेक्निक को एक्चुअल में क्या कहा जाता है? तो यही टेक्निक को जीन अभियांत्रिकी कहा जाता है। क्या कहा मैंने? सबसे पहली चीज किसको अलग करेंगे? बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को निकालेंगे। ठीक, प्लाज्मिड निकालने के बाद प्लाज्मिड को हम एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे? काटेंगे, उसको कट करेंगे। कट करने के बाद में उसमें क्या डालेंगे? तो जो इंपॉर्टेंट अपने को जीन चाहिए वो जीन उसमें क्या किए जाएंगे? तो जीन उसमें डाले जाएंगे। जीन डालने के बाद इसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? तो जहां पर जिस कोशिका में अपने को वो परिवर्तन करवाना है उस कोशिका में उसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि कोशिका में जाकर जब वो प्लाज्मिड अपना क्या करेगा? तो जब वो प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करेगा मतलब वो अपनी बहुत सारी कॉपी बनाएगा, तो उन कॉपीज के साथ जो जीन है वो भी कॉपी बनाएंगे, मतलब हर कॉपी में वो जीन जाएगा। तो जो परिवर्तन अपने को करना चाहिए, जो परिवर्तन अपने को चाहिए वो अपने को देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल अपने को जो है हम रिलेट कर सकते हैं डायबिटीज से, मधुमेह से। किससे रिलेट कर सकते हैं? डायबिटीज, मधुमेह। आप लोगों को सभी को पता होगा कि डायबिटीज होने के पीछे का रीजन ये होता है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में एक्चुअल में इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है। और जब उनकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम मात्रा में निकलता है, इसलिए वो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? डायबिटीज का शिकार हो जाता है। और आपने फिर देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंसुलिन के डोज लगाए जाते हैं। तो जो बाहर से इंसुलिन दी जा रही है वो आई कहां से है? तो वहां पर हम किसकी हेल्प लेते हैं? तो वहां पर अपन प्लाज्मिड की हेल्प लेते हैं। प्लाज्मिड निकालेंगे, प्लाज्मिड में इंसुलिन को बनाने वाला जीन डालेंगे। क्या कहा मैंने? जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड में इंसुलिन को बनाने वाला जीन डाला जाएगा। फिर जब वो प्लाज्मिड अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेगा तो वो इंसुलिन बनेगा, और वो इंसुलिन जो जीन बनेंगे और वो जीन इंसुलिन को बनाते जाएंगे। फिर वही इंसुलिन जो है वो क्या करते हैं कि जो मधुमेह डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उन मधुमेह डायबिटीज के पेशेंट में वही इंसुलिन का जो है वो क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है ये टेक्निक जीन अभियांत्रिकी कहलाती है, जिसमें प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। और ये जो प्लाज्मिड है ये किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में, जीवाणु में। और जीवाणु में पाए जाने वाले एक प्रकार के कैसे मॉलिक्यूल है? तो ये एक प्रकार के डीएनए अणु है, डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक, देखो यहां पर आपको कुछ और भी ऑप्शन दिए हैं, वो बता दूं मैं। लाइसोसोम को हम क्या करते हैं, कहते हैं? तो इसे हम कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं। इसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।
अब इसके पीछे का क्या रीजन है कि इसको अपन कोशिका का सफाई कर्मी आत्महत्या की थैली कह रहे हैं? तो रीजन अपने पास ये होता है कि हमारी कोशिका के अंदर ऐसी छोटी छोटी थैलियां पाई जाती हैं। उन थैलियों को हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड में एंजाइम पाए जाते हैं, और जो एंजाइम पाए जाते हैं वो होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब भी आपकी कोशिका में कोई बड़ा फूड आइटम प्रवेश करता है तो ये एंजाइम उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका आसानी से क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। इसलिए हम लाइसोसोम को क्या भी कहते हैं? तो हम लाइसोसोम को जो है वो पाचक थैला भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बेग भी कहते हैं। इसके पीछे का रीजन यह है कि जैसी कोशिका में कोई बड़ा फूड आइटम प्रवेश करा तो एंजाइम ने उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका आसानी से क्या कर दिया है? पाचन कर दिया है, और यही कारण है कि वो क्या कहलाता है? पाचक थैला कहलाता है। बट जब आपकी कोशिका के अंदर कोई अवांछित, कोई बोल सकते हैं कि अननेसेसरी चीजें प्रवेश करती हैं, तो ये थैली ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंजाइम बनाना शुरू करती है, जिससे थैली क्या होती है? फट जाती है, क्योंकि उसकी दीवारों पर दबाव पड़ेगा, और जब उसकी दीवारों पर दबाव पड़ा तो वो थैली फट गई। इसी के बेसिस पर इसको क्या कहा जाता है? तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक, आगे की बात करूं, नेक्स्ट आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। हम जब कोशिका की बात करते हैं तो किसी कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग, कोशिका का पहला सबसे बड़ा भाग जो है वो उसका केंद्रक न्यूक्लियस होता है, और यदि मैं दूसरे सबसे बड़े भाग की बात करूं तो दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया को क्या भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो अर्ध स्वायत्त अंग भी कहा जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन भी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो अर्ध स्वायत्त अंग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन मानने के पीछे का रीजन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए आधी से ज्यादा क्रियाएं खुद ही संपन्न कर लेता है, और यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है? तो इसको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। इसमें जो है वो राइबोसोम भी पाए जाते हैं, इसमें 70S राइबोसोम का प्रेजेंस होता है। आगे की बात करूं, ये कैसा कोशिकांग है? तो ये जो है वो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। मतलब जब अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, दो झिल्ली होती है। शायद आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा भी होगा इसमें। तो इस प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दो झिल्ली लेकर चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को मैट्रिक्स कहा जाता है, और इसी मैट्रिक्स में हमारे श्वसन की कौन सी क्रिया चलती है? तो इसी मैट्रिक्स में हमारे श्वसन की क्रैब्स चक्र, क्रैब्स साइकिल चलता है। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसी कोशिका का जो है वो पावर हाउस भी कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि वही माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअल में मुख्य रूप से जो है वो किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। आगे कभी और क्लास लेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम भी पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है। तो जब सेल कोशिका वाला टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी वहां पर और चीजें इसकी डिटेल में समझाऊंगी। तो इतनी सब चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, लाइसोसोम का कॉन्सेप्ट बताया, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्सेप्ट बताया। ठीक, ये प्लास्टिड जो है ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए आरबीसी से, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी से, ऑप्शन सी शुक्राणु स्पर्म से, और ऑप्शन डी गाल की आंतरिक परत से। मतलब यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट का ये मतलब होता है कि हम यहाँ पर डीएनए टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछने का ये पूछा गया है वहां पर कि चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिससे डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, डीएनए टेस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में किसको उपयोग में लाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में गाल की आंतरिक परत का उपयोग जो है वो डीएनए टेस्ट के लिए किया जाता है। बट इन चारों में से जो आरबीसी है वो आरबीसी की हेल्प से जो है वो क्या नहीं किया जा सकता? तो आरबीसी की हेल्प से जो है वो डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो समझो, जो डीएनए है वो डीएनए हमारी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का क्या है? तो हमारी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है।
और ये जो अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल जो है, ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये हमारी कोशिका में जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उस केंद्रक के अंदर जो है वो एक्चुअल में किसका प्रेजेंस होता है? तो एक्चुअल में जो है वो डीएनए का प्रेजेंस होता है। बट जब मैं आरबीसी की बात करती हूँ और यहाँ पर मैं किसकी आरबीसी की बात कर रही हूँ? तो मैं यहाँ पर स्तनधारी की, मैमल्स की आरबीसी की बात कर रही हूँ। अब आप लोग सभी इस वर्ड से फैमिलियर होंगे कि एक्चुअल में स्तनधारी मैमल्स क्या होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, जब अपन इनकी आरबीसी को देखते हैं तो इनकी आरबीसी में अपने को क्या नहीं देखने को मिलता? तो इनकी आरबीसी में अपने को एक्चुअल में केंद्रक, न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, बट इसका भी अपने को अपवाद, एक्सेप्शन देखने को मिलता है। और जब अपन इसके अपवाद की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो इसका अपवाद अपने को देखने को मिलता है ऊंट की लामा प्रजाति। ऊंट एक्चुअल में स्तनधारी है, मैमल्स है। यदि ऊंट स्तनधारी है, मैमल्स है, तो उसकी आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होना था। बट जो ऊंट की लामा प्रजाति है, इसकी आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए अपन इसको अपवाद, एक्सेप्शन के रूप में कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पर मेन पॉइंट अपना ये निकल कर आता है कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उन स्तनधारी मैमल्स की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अब जब उसमें केंद्रक पाया ही नहीं गया है तो क्या उसके अंदर डीएनए होगा? नहीं। और जब उसके अंदर डीएनए नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल होगा कि आप आरबीसी से जो है वो क्या कर पाओ? तो आरबीसी से आप डीएनए टेस्ट कर पाओ। क्या कह रही हूँ, बात समझ में आ गई? डीएनए एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है जो केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। बट हम जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। अब जब केंद्रक नहीं है तो क्या डीएनए पाया जाएगा? नहीं। इसलिए अपन आरबीसी से डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। बट इसका अपने को एक एक्सेप्शन, अपवाद देखने को मिलता है कि स्तनधारियों में, मैमल्स में जो ऊंट की लामा प्रजाति होती है, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक। अब आरबीसी से रिलेटेड कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूं, क्योंकि यहां पर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आरबीसी के यदि मैं दूसरे नाम की बात करूं तो आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का यदि निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो आरबीसी के निर्माण होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आरबीसी के निर्माण होने की क्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? इरिथ्रोपोइसिस। जब क्वेश्चन लगाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आरबीसी को बनाने में हेल्प करने वाला हार्मोन कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है कि जब आरबीसी बनती है तो वो आरबीसी के डेवलपमेंट में, आरबीसी को बनने में हेल्प करता है। तो जब हार्मोन की बात की जाए तो अपने पास जो हार्मोन होता है वो हार्मोन होता है इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन है? इरिथ्रोपोइटिन। तो जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है ये एक्चुअल में किडनी निकालती है, और जब किडनी ये हार्मोन निकालती है तो ये हमारी आरबीसी जब अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में बनती है तो उनके बनने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर याद रखना कि आरबीसी को बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? इरिथ्रोपोइटिन, जो किसने निकाला है? किडनी ने निकाला है। नेक्स्ट बात करें कि आरबीसी के बनने का निर्माण स्थान कहाँ पर है? तो आरबीसी के बनने का जो निर्माण स्थान है वो एक्चुअल में क्या है? तो वो जो है वो लाल अस्थि मज्जा है, रेड बोन मेरो है। मतलब जो आरबीसी है वो कहाँ बनती है? तो आरबीसी एक्चुअल में लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में बनती है। आगे की बात करूं तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों में ब्लड, ऑक्सीजन को लेकर जाने का काम जो है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन। शायद आपने मेरी कुछ प्रीवियस क्लासेस को ज्वाइन किया हो तो वहां पर एक क्वेश्चन में मैंने आपको हीमोग्लोबिन के कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 34% होती है। कितनी होती है? 34%। आरबीसी के 34% भाग में जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में क्या परिवर्तन आता है?
ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में परिवर्तन मतलब जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा, जैसे आपने अधिकतर देखा होगा कि ऊंचाई पर जो है वो हार्ट के रोगियों को, हार्ट के पेशेंट को जाने से मना कर दिया जाता है। तो इसका सेंस ये निकल कर आता है कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा तो उसकी आरबीसी में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो जो आरबीसी होती है वो आरबीसी का आकार क्या होने लगता है, तो आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है, परंतु उसमें जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को घोलने की जो क्षमता है, उस ऑक्सीजन को घोलने की जो क्षमता है उस क्षमता में क्या आ जाती है, तो उसमें कमी आ जाती है। तो याद रखना कि जब व्यक्ति ऊंचाई पर जाएगा तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ने लगता है, परंतु ऑक्सीजन को घोलने की जो क्षमता है वो क्या होने लग जाती है, तो वो कम होने लग जाती है। नेक्स्ट की बात करूं, आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितने दिन का होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कहाँ जाकर नष्ट होती है, तो स्प्लीन प्लीहा में, इसलिए उसको अपन आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट, जब व्यक्ति के ब्लड में आरबीसी की मात्रा में क्या आ जाए, कमी, तो आरबीसी की मात्रा में कमी आने पर व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है, तो व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। अब इसका रीजन आपके पास क्या है समझो, आरबीसी के 34% पार्ट में जो है वो क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना आयरन होता है, तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33% जो है वो किसका प्रेजेंस होता है, तो आयरन का प्रेजेंस होता है। क्या कहा मैंने, आरबीसी के 34% भाग में हीमोग्लोबिन है और 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में 0.33% में आयरन पाया जाता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अपने में आयरन लेकर चल रहा है, तो आरबीसी कम हुई तो ब्लड भी कम हो जाएगा, ब्लड कम हुआ तो आपके पास वहां पर शरीर में आयरन की मात्रा में भी कमी आ जाएगी। तो एनीमिया में एक्चुअल में यही होता है कि शरीर में ब्लड की भी मात्रा में कमी आ जाती है और शरीर में आयरन, लौह तत्व की मात्रा में भी कमी आ जाती है। पहले एक्चुअल में यही कंडीशन हुआ करती थी कि मातृ मृत्यु दर ज्यादा थी, महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं थी वो अधिकतर किसका शिकार हो जाया करती थी, एनीमिया का। इसी को कम करने के लिए क्या गवर्नमेंट आज जो है वो गर्भवती महिलाओं को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट्स प्रोवाइड करवाती हैं। तो वो एक्चुअल में आपके पास एनीमिया को कम करने के लिए ही है। नेक्स्ट की बात करूं कि जब आपके ब्लड में आरबीसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो आरबीसी के बढ़ने पर जो व्यक्ति है वो किसका शिकार हो जाता है, तो वो व्यक्ति पॉलिसीथीमिया का शिकार हो जाता है। किसका शिकार होता है, पॉलिसीथीमिया, जिसमें होता यह है कि व्यक्ति का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड के बहने में समस्या मतलब बीपी की प्रॉब्लम होती है, और व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है। और ये कंडीशन अपने को किस में देखने को मिलती है, तो ये एक्चुअल में पॉलिसीथीमिया में देखने को मिलती है। और आरबीसी से रिलेटेड एक आपके पास नाम और आता है, और वो वर्ड अपने पास आता है सिकल सेल एनीमिया। आजकल आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट जगह जगह पर कैंप लगाकर जो है इसके लिए अवेयर कर रही है लोगों को। गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान होते हैं वहां पर गवर्नमेंट जगह जगह पर कैंप लगाकर जो है वो हमको किससे अवेयर कर रही है, तो वो एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया से अवेयर कर रही है, सिकल सेल एनीमिया के लिए जागरूक कर रही है। समझो अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। हम बात कर रहे हैं आरबीसी की। आरबीसी के निर्माण में एक्चुअल में 2 चेन होती है, 2 चेन में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। क्या कहा मैंने, जब आरबीसी बनती है तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में, संरचना में कितनी चेन होती है, 2, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक, अब यहां पर समझो सिकल सेल एनीमिया सबसे पहली बात एक प्रकार की कैसी बीमारी है, तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। आगे की बात करूं, सिकल सेल एनीमिया को गवर्नमेंट ने
किसमें शामिल किया है? तो गवर्नमेंट ने जो मिशन मोड प्रोजेक्ट में शामिल किया है, मिशन मोड प्रोजेक्ट में शामिल किया, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि हमारी सरकार 2047 तक जो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है उसको जड़ से खत्म करना चाह रही है। इसलिए इस बीमारी को किसमें शामिल किया गया है? तो इसे जो है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। आगे की बात करूं, अब होता क्या है, आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारी सेल में, कोशिका में जो है वो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो एक्चुअल में जो है वो 46 क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जब अपने को ये पता है कि हमारी कोशिका में, हमारी सेल में जो है 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हम उस 46 में से 11वें नंबर के गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 11वें नंबर के गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। तो उस 11वें नंबर के गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं, जीन एक्चुअल में अनुवांशिकी, जेनेटिक्स की मुख्य इकाई है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सब चीजें पढ़ाई भी थी। तो जो 11वां गुणसूत्र होता है उस पर जो जीन पाए जाते हैं, उस जीन में क्या हो जाता है? तो उस जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन हो जाता है। लास्ट क्लास याद करो, मैंने उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया था। मतलब कुछ असामान्य टाइप के परिवर्तन हो जाते हैं कि जैसा परिवर्तन होना था वैसा नहीं हुआ, कुछ नया टाइप का परिवर्तन हो गया है। तो जब 11वें गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाते हैं उनमें उत्परिवर्तन हो जाता है, तो आरबीसी की क्या प्रभावित हो जाती है? तो आरबीसी की बीटा चेन प्रभावित हो जाती है। और जैसी आरबीसी की बीटा चेन प्रभावित हुई तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? तो व्यक्ति जो है वो सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो जाता है। क्या कहा? फिर से सुनो, कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। उस 46 में से मैं किसकी बात कर रही हूं? तो मैं 11वें नंबर के गुणसूत्र की बात कर रही हूं। और 11वें नंबर के गुणसूत्र पर जो क्या पाए जाते हैं? जीन। उस जीन में क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। और उस उत्परिवर्तन से आरबीसी की क्या चेंज हो जाती है? बीटा चेन। और जब आरबीसी की बीटा चेन चेंज होती है तो एक्चुअल में आरबीसी का शेप ऐसा द्विअवतल, बाइकॉन्केव होता है सामान्य स्थिति में। बट यदि व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो आरबीसी का शेप जो होता है वो ऐसा हसिया, दराती के शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आरबीसी का शेप इससे इस प्रकार से हसिया, दराती के रूप में कन्वर्ट हो गया, मतलब व्यक्ति किसका शिकार हो गया? तो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया का शिकार हो गया, जिसमें आरबीसी की ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। और जहां नॉर्मल आरबीसी, मैंने आपको अभी बताया कितने दिन जीती है? 120 दिन जीती है। बट यदि व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो वो आरबीसी मात्र कितने दिन जीती है? तो वो आरबीसी जो है वो मात्र 30 से 40 दिन जीती है। मतलब ये मुख्य रूप से लक्षण अपने को जो है वो सिकल सेल एनीमिया में देखने को मिलते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। तो आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता भी कम हो जाती है और उसका जीवन काल जो है वो घटकर 30 से 40 दिन हो जाता है। अब वैसे इसकी टैबलेट्स, दवाइयां दी जाती है उपचार में, बट उनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में फिर ब्लड चेंज किया जाता है, मतलब व्यक्ति को नया ब्लड चढ़ाओगे, नई आरबीसी जाएगी, फिर वो अच्छे से काम करेगी। तो वैसे गवर्नमेंट का जब टारगेट है कि गवर्नमेंट 2047 तक इसको जड़ से खत्म करना चाह रही है, तो गवर्नमेंट ने एक तरीका ये अपनाया है कि जो व्यक्ति किससे अफेक्टेड होते हैं? सिकल सेल एनीमिया से, गवर्नमेंट उनका कार्ड बना देती है। और कार्ड बनाने के बाद गवर्नमेंट उनको शादी करने की परमिशन नहीं देती है, शादी करना अलाउ नहीं करती है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट जो है वो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को कंट्रोल करके कब खत्म करना चाह रही है? तो 2047 तक जो है इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाह रही है। ठीक, तो ये आरबीसी से संबंधित सारे डिसऑर्डर हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आरबीसी से रिलेटेड। याद रखना, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि आरबीसी से क्या नहीं किया जा सकता? डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। और मोस्ट ऑफ, अधिकतर डीएनए टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गाल की आंतरिक परत का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, अधिक उम्र में बच्चे जन्म देने वाली मां से बच्चे में किस सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शन ए टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनाफेल्टर, ऑप्शन बी मॉर्फन्स और ऑप्शन डी जो है वो है डाउन सिंड्रोम। बताओ सभी जल्दी से कमेंट कर क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर बात ये चल रही है कि यदि महिलाओं की उम्र अधिक हो गई है तो वो अधिक उम्र की महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे में कौन से सिंड्रोम के होने की संभावना ज्यादा होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी मुझे फटाफट कमेंट कर बताओगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या आएगा। देखो,
यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनेगा, डाउन सिंड्रोम बनेगा। पहली बात तो ये समझो सिंड्रोम वर्ड क्या होता है। सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अपने को सबसे पहली बात ये पता है कि हमारी सेल में, कोशिका में क्या पाए जाते हैं। तो हमारी सेल में गुणसूत्र, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जब उन गुणसूत्रों की संख्या में क्या होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन से किसकी सिचुएशन बनती है, तो उससे जो है वो सिंड्रोम की सिचुएशन बनती है। क्या कहा मैंने, हमारी सेल में, कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, यदि उनकी संख्या में वेरिएशन आता है, उनमें परिवर्तन होता है, तो सिंड्रोम की सिचुएशन बनती है। हमें यह पता है कि नॉर्मल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो नॉर्मल गुणसूत्र अपने पास जो है वो 46 होते हैं। बट 46 से यदि ये कितने हो जाए, 45 हो जाए, या ये आपके पास जो है क्या हो जाए, 47 हो जाए, तो जब 45 होते हैं तो इसको मोनोसोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोनोसोमी। और जो 47 होते हैं इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइसोमी। मैंने ये कहा कि नॉर्मल गुणसूत्र होते कितने हैं, 46। यदि 46 से कम होकर 45 हो गई, ये मोनोसोमी कहलाती है। और 46 से एक बढ़कर 47 हो गया तो ये आपके पास क्या कहलाती है, तो ये ट्राइसोमी कहलाती है। अब बात ये आती है, ऐसा फिक्स नहीं है कि जब अधिक उम्र की महिलाएं बच्चे को जन्म देगी तो उनमें डाउन सिंड्रोम होगा ही, बट ये इसको एक कंडीशन बन सकती है, संभावनाएं हो सकती है। और क्वेश्चन में भी आपको क्लियर लिखा है कि उसने क्या बोला है, संभावना बोली है। और ये जो डाउन सिंड्रोम होता है, इस डाउन सिंड्रोम को क्या भी कहा जाता है, तो इस डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंगोलिज्म। अब होता क्या है, देखो हमारी सेल में, कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। पर जब मैं 46 की बात करूं तो यहां पर जो 11वें नंबर का गुणसूत्र होता है, 11वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, वो 11वें नंबर का गुणसूत्र क्रोमोसोम अपनी क्या बना लेता है, तो अपनी एक प्रतिलिपि बना लेता है। प्रतिलिपि मतलब अपनी एक कॉपी कैसी बना लेता है, तो अपनी एक कॉपी एक्स्ट्रा बना लेता है। होने था 2 जोड़े और एक कॉपी एक्स्ट्रा बन गई उसकी। तो वहां पर होता क्या है कि जब वो अपनी प्रतिलिपि बना लेता है, अपनी कॉपी बना लेता है, तो वहां पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो ऐसे केस में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो हो जाती है 47। कितनी हो जाती है, 47। और जब गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई, मतलब गुणसूत्रों में क्या हो गई है, तो गुणसूत्रों में ट्राइसोमी हो गई है। और गुणसूत्रों में ट्राइसोमी हो गई तो जो बच्चा है वो किसका शिकार हो जाएगा, तो बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम, मंगोलिज्म का शिकार हो जाता है। और बढ़ती उम्र के या अधिक उम्र के महिलाओं के बच्चों में ये केस होने की संभावना इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ने पर जो गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों को जो अलग करने की, पृथक करने की क्षमता है, वो अलग करने की क्षमता में क्या आ जाती, कमी आ जाती है। और बढ़ती उम्र के कारण जब गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को पृथक करने की क्षमता में कमी आ जाती है, तो वही कारण आपके पास ये होता है कि यहाँ पर वो अलग नहीं हो पाते हैं। और अलग नहीं हुए मतलब उसकी जो है वो प्रतिलिपि बन गई है, और इसी के कारण जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 47 हो जाती है, और बच्चा जो है वो किसका शिकार हो जाता है, तो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। अब यदि बच्चा डाउन सिंड्रोम का, मंगोलिज्म का शिकार हुआ है, तो उस बच्चे में एक्चुअल में अपने को क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो लक्षण अपने को कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे कि बच्चे का चेहरा चपटा हो जाएगा, आंखें तिरछी हो जाएगी, जो कलाइयां होती हैं, वो कलाइयों की स्किन में जो है वो अपने को बहुत ज्यादा जो है वो झुर्रियां देखने को मिलती हैं। आपने भी आपके आसपास कुछ ऐसे टाइप के बच्चे देखे होंगे कि हाइट छोटी होती है, फेस से अधिकतर जो मुंह से लार सलाइवा बहता है, आंखें छोटी छोटी तिरछी हो जाती हैं, फेस चपटा होता है। तो ये ऐसे सिम्टम, ऐसे लक्षण जो है ये अपने को किस में देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम में। और यही डाउन सिंड्रोम को और क्या भी कहा जाता है, तो इसे एक्चुअल में जो है वो मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका जो है वो ऑप्शन डी, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म बनेगा। ठीक, क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो,
बताओ नेक्स्ट आपके पास क्या है, हीमोफीलिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा में कमी, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाओं में कमी, ऑप्शन सी सफेद रक्त कणिकाओं में कमी और ऑप्शन डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्वेश्चन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी मुझे फटाफट कमेंट कर कर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, कि एक्चुअल में हीमोफीलिया जो है वो किसकी कमी के कारण हो रहा है। चारों ऑप्शन को केयरफुली रीड करो, फिर बताओ कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा। चलो जल्दी सभी बताओ। हम्म, देखो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहा मैंने कि जब अपन हीमोफीलिया रोग की बात करते हैं, हीमोफीलिया डिसीज की बात करते हैं, तो हीमोफीलिया रोग जो है वो एक्चुअल में किसकी कमी से होता है, तो वो एक्चुअल में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी से होता है। अब पहले मैं हीमोफीलिया के बारे में कुछ आपको बताऊं। सबसे पहली बात, हीमोफीलिया जो है वो एक प्रकार की कैसी बीमारी है, तो वो एक प्रकार की जो है वो अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है। अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है, मतलब ये बीमारी जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या बढ़ सकती, आगे बढ़ सकती है, इसलिए वह अनुवांशिक बीमारी है। इसके साथ इसे जो है क्या भी कहा जाता है, तो इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है, मतलब रॉयल डिसीज। और शाही बीमारी मानने के पीछे का रीजन ये होता है कि ये जो हीमोफीलिया का केस है, ये हीमोफीलिया का केस जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी में देखने को मिला था। इसी के कारण इस बीमारी को क्या कहा जाता है, शाही बीमारी, रॉयल डिसीज भी कहते हैं। इस बीमारी में जब ये अनुवांशिक बीमारी है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है, तो याद रखना कि इस बीमारी में जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं। मतलब वही महिला के जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो एक्स क्रोमोसोम की हेल्प से ही ये बीमारी जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ती है। मतलब हीमोफीलिया में महिलाएं वाहक होती है और पुरुष अधिकतर इस बीमारी में जो है वो प्रभावित देखने को मिलते हैं। अब ये तो बात हुई कि ठीक है ये हीमोफीलिया के रोग की ये विशेषता होती है, बट आपके पास एक्चुअल में हीमोफीलिया होता क्या है, तो हीमोफीलिया में व्यक्ति की बॉडी के अंदर जब, अब पहली बात अपने को चोट लगती है, चोट लगने पर ब्लड बहता है, बहते ब्लड को रोकने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और 3 से 4 मिनट में वहां पर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जब 3 से 4 मिनट में वहां पर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बन गया, मतलब वहां पर रक्त का थक्का बन गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। उस रक्त के थक्के को जमाने के कुछ फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और वो फैक्टर उस व्यक्ति की बॉडी में नहीं पाए जाते। और जब व्यक्ति की बॉडी में रक्त के थक्के को जमाने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, कारक जो होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं, तो व्यक्ति को जब चोट लगती है तो चोट लगे हुए स्थान से ब्लड बहता ही रहता है, वहां से थक्का नहीं बनता वहां पर। वैसे उसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इंजेक्शन देकर फिर वहां पर ब्लड क्लॉटिंग करवाई जाती है। तो ये जो बीमारी होती है, इस बीमारी को कहा जाता है हीमोफीलिया, जहां पर चोट लगने पर बहते रक्त को रोकने के लिए वहां पर रक्त का थक्का नहीं बनता। और ये जो हीमोफीलिया है ये किसकी कमी से होता है, तो ये एक्चुअल में थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो बहते ब्लड को रोकने के लिए जो रक्त का थक्का बनता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसकी कमी के कारण जो डिसीज होती है वो एक्चुअल में कौन सी होती है, तो वो हीमोफीलिया होती है। ठीक, अब आगे की बात समझो, इसमें क्वेश्चन और कहां से बनते हैं, तो मैं यहां पर बात कर रही हूं रक्त के थक्के के निर्माण के बारे में। अब देखो, चोट लगने पर बहते ब्लड को रोकने के लिए जो रक्त का थक्का बना है, जो ब्लड क्लॉटिंग हुई है, उस रक्त के थक्के के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो उस रक्त के थक्के के बनने की क्रिया हीमोस्टेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, हीमोस्टेसिस। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि रक्त के थक्के के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस को एक नाम और दिया जाता है और इसको नाम कैस्केडिंग भी दिया जाता है।
क्या दिया जाता है, कैस्केडिंग। तो यदि कहीं बहते ब्लड को रोकने के लिए रक्त का थक्का बना है, मतलब वहां पर जो क्रिया हुई है वो क्रिया हीमोस्टेसिस भी हो सकती है, वो क्रिया कैस्केडिंग भी हो सकती है। और जब मैं इस क्रिया की बात करती हूं कि इसमें कितना समय लगता है, तो इसमें अप्रोक्स जो है वो 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, 3 से 4 मिनट। अब समझो कि रक्त का थक्का बनता कैसे है। तो आप लोगों को सभी को ये पता होगा कि हमारे ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, जो विषाणु पाए जाते हैं, वो रक्त के थक्के के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो क्या आएगा। अब देखो, जब आपको चोट लगती है, चोट लगने पर ब्लड बहकर बाहर आता है। ब्लड बहकर बाहर आया है, मतलब उसमें क्या बाहर आए हैं, तो उसमें प्लेटलेट्स बाहर आए। कौन बाहर आए, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं, इसका एक नाम और होता है कि इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो आपको चोट लगी, चोट लगने पर ब्लड बहकर बाहर आया, उस ब्लड में कौन आए, प्लेटलेट्स आए। प्लेटलेट्स मतलब कौन आए, थ्रोम्बोसाइट। अब यदि प्लेटलेट्स बाहर आए हैं, तो क्या प्लेटलेट्स बाहर आने पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, और जब प्लेटलेट्स बाहर आने पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा, तो वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो जाएगा। और क्या यही वर्ड अभी अपने पास ऑप्शन में था कि हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है, तो हमने आंसर लगाया था थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि जब प्लेटलेट्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। अब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया है, तो वहां पर क्या होगा कि ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाले कैल्शियम के कांटेक्ट में आएगा। किसके कांटेक्ट में आएगा, कैल्शियम। क्या कैल्शियम हमारे ब्लड में भी पाया जाता है और हमारी हड्डियों में भी पाया जाता है। और हमारा जो ब्लड का तरल भाग होता है, वो ब्लड का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कुछ ही प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड के कैल्शियम और हमारे प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आता है, प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है, तो वहां पर किसका निर्माण हो जाता है, तो वहां पर थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, थ्रोम्बिन। और जब ये थ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में आता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन के, तो वहां पर किसका निर्माण होता है, तो वहां पर फाइब्रिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फाइब्रिन। और जो फाइब्रिन बना है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वो एक्चुअल में ऐसा नेट, जाली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये नेट, जाली के जैसे स्ट्रक्चर में किसके कण आकर उलझ जाते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के कण आकर जो है वो क्या होते हैं, उलझ जाते हैं, जिससे वहां पर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो जेली जैसा स्ट्रक्चर बना है उसी को कहा जाता है कि वहां पर क्या बन गया है, तो वहां पर रक्त का थक्का बन गया है। इंग्लिश में बात करूं तो वहां पर क्या हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। एक्चुअल में रक्त के थक्के के बनने में ये प्रोसेस होती है। प्लेटलेट्स बाहर आए, मतलब थ्रोम्बोसाइट, बाहर आने पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड के कैल्शियम और प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बनेगा, थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा, फाइब्रिन। जो फाइब्रिन बना है वो एक नेट, जाली के जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कण जाकर उलझ जाते हैं, मतलब वहां पर क्या बन जाता है, तो वहां पर रक्त का थक्का बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है कि रक्त के थक्के के निर्माण में जो विटामिन है, वो जिम्मेदार विटामिन कौन सा होता है। क्या कहा मैंने, यदि कहीं पर रक्त का थक्का बन रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो उसमें एक्चुअल में कौन सा विटामिन हेल्प करता है। जब विटामिन पूछे तो आपका आंसर आएगा विटामिन के, क्योंकि यहां पर जो प्रोथ्रोम्बिन है, इस प्रोथ्रोम्बिन को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है, विटामिन के।
जब वो आपसे खनिज पूछे, मिनरल पूछे, तो खनिज में आपका आंसर कैल्शियम आएगा। क्या आएगा? कैल्शियम। क्या प्रोसेस में कैल्शियम इन्वॉल्व है? और जब वो आपसे रक्त के थक्के के निर्माण में जिम्मेदार प्रोटीन की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटीन। तो एक प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन है और एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। तो जब प्रोटीन पूछा जाएगा तो प्रोटीन एक आपके पास जो है वो प्रोथ्रोम्बिन होगा और एक प्रोटीन आपके पास जो है वो कौन होगा? तो वो एक्चुअल में फाइब्रिनोजन होगा। ठीक, क्लियर है कहानी? विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन क्या आंसर होगा? मिनरल। खनिज पूछा जाएगा तो कैल्शियम होगा और प्रोटीन पूछेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और ये पूरी आपके पास जो है वो रक्त के थक्के के निर्माण की क्रिया होती है, जिसे अपन हीमोस्टैसिस भी कहते हैं, कैस्केडिंग भी कहते हैं। और इसके होने में कितना टाइम लगता है? 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जितना भी रक्त का थक्का बना है, जितनी भी ब्लड क्लॉटिंग हुई है, ये रक्त का थक्का शरीर के बाहर बना है। कभी भी रक्त का थक्का हमारी शरीर के अंदर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो छोटी छोटी नलियों में बहता है, जैसे अपन रक्त वाहिका, ब्लड वेसल कहते हैं। जब उन रक्त वाहिकाओं में, ब्लड वेसल में रक्त का थक्का यदि बन जाए, ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, तो होगा क्या कि ब्लड जाएगा और ब्लड जाकर इनसे प्रेशर से टकराएगा। और जब ब्लड प्रेशर से टकराएगा तो नसों को क्या कर देगा? फाड़ देगा। और नसें फटी तो ये सिचुएशन क्या कहलाती है? तो ये सिचुएशन हैमरेज कहलाती है। क्या कहलाती है? हैमरेज। और हैमरेज की सिचुएशन अधिकतर आपने ब्रेन हैमरेज सुना होगा, क्योंकि ब्रेन में ब्लड को ले जाने वाली नलियां बहुत पतली पतली सी होती हैं। वहां थोड़ा सा भी क्लॉट बना, थोड़ा सा भी थक्का बना, तो वहां पर ब्लड जाकर टकराएगा और किसकी सिचुएशन हो जाएगी? हैमरेज की। तो शरीर के अंदर ऐसा ना हो, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। और वो कौन सा प्रोटीन होता है? तो वो एक्चुअल में हेपेरिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हेपेरिन प्रोटीन। जो हेपेरिन प्रोटीन है वो कौन बनाता है? तो वो एक्चुअल में लीवर बनाता है। क्या कहा मैंने? जब अपन हेपेरिन प्रोटीन की बात करें तो हेपेरिन प्रोटीन को बनाने का काम लीवर करता है। और ये प्रोटीन अपना रोल कुछ इस प्रकार से निभाता है कि ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने नहीं देता, ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देता, जिससे हमारे शरीर के अंदर किसकी सिचुएशन नहीं बनती है? तो शरीर के अंदर हैमरेज की सिचुएशन नहीं बनती है। बट हेपेरिन में भी एक खासियत होती है कि यदि हेपेरिन ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो जैसे ही हेपेरिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो हेपेरिन काम करना बंद कर देता है। यही कारण है कि जब आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, आपको ड्रिप लगाई जाती है, तो उसके अंदर की जो एयर बबल्स होती है, उस एयर बबल्स को पहले बाहर किया जाता है, उसके बाद आपको इंजेक्शन या ड्रिप लगाई जाती है। ठीक, तो ये पूरी कहानी आपके पास ब्लड क्लॉटिंग की हुई। मुझे नहीं लगता आप कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपसे गलत होगा। चलो आगे की बात करें। यदि एक वर्णांत महिला एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे होंगे। मतलब यहाँ पर सेंस ये पूछा गया है कि महिला जो है वो महिला पहले से रंग वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से अफेक्टेड है, और यदि वो किसी सामान्य पुरुष से शादी करती है तो बच्चे में क्या स्थिति हो सकती है? वर्णांत बेटे और वर्णांत बेटी, मतलब बेटा और बेटी दोनों में कलर ब्लाइंडनेस होगी। वर्णांत बेटे मतलब बेटे में जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी, और बेटी जो है वो कैरियर के रूप में, वाहक के रूप में काम करेगी। ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा? यहाँ पर बात आपके पास जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की जा रही है, रंग वर्णांतता की जा रही है। तो कौन सा केस यहाँ पर सही बैठ रहा है? बताओ सभी जल्दी से कमेंट कर कर क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन के यदि मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा। मतलब यदि कोई कलर ब्लाइंडनेस की महिला है तो वो कलर ब्लाइंडनेस की महिला, रंग वर्णांतता से पीड़ित कोई महिला यदि सामान्य पुरुष से शादी करती है तो बेटे वर्णांत होंगे और बेटी जो है वो कैरियर, वाहक के रूप में काम करेगी। अब समझो इसमें क्या कहानी है। सबसे पहली बात करूं कि रंग वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? तो रंग वर्णांतता का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति जो है वो लाल, हरा, किसी किसी केस में नीले और पीले के बीच में भी डिफरेंस नहीं कर पाता है। और जब व्यक्ति लाल हरे रंग के बीच में विभेद नहीं कर पा रहा है तो इस स्थिति को रंग वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं।
और इसमें दो रीजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो ये आपके पास जो है वो जीन अनुवांशिक वाली कहानी भी हो जाती है, और दूसरी आपको पता होगा कि हमारे नेत्र में जो है वो शलाका और शंकु पाई जाती है, रॉड और कोन पाई जाती है। तो जो शंकु होती है, कोन होती है, वो एक्चुअल में अपने को वस्तु के कलर से संबंधित क्या बताती है, सिग्नल बताती है, संदेश देती है। तो जब व्यक्ति के नेत्र में शंकु कौन भी डैमेज हो जाती है तो भी अधिकतर व्यक्ति जो है वो किसका शिकार हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का शिकार होता है। अब यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो फैक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो मैंने माना सपोज महिला है और हमें यह पता है कि यहाँ पर महिला जो है वो किसका शिकार है, तो महिला जो है वो रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है। और जो रंग वर्णांधता को उत्पन्न करने वाला जीन होता है वो कौन से गुणसूत्र पर पाया जाता है, तो वो एक्स पर पाया जाता है। अब महिला ऑलरेडी रंग वर्णांधता से पीड़ित है, जब वो सामान्य पुरुष से शादी करेगी तो यहां पर आपके पास जो है क्या कंडीशन बनेगी, अब ये तो पता ही होगा, एक्स एक्स है तो लड़की है, लड़की जो है वो क्या बन जाएगी, वाहक बनेगी, कैरियर बनेगी। ये लड़का है एक्स वाई, रंग वर्णांधता का शिकार होगा। ये भी एक्स वाई लड़का है जो रंग वर्णांधता का शिकार होगा। तो जब रंग वर्णांधता के केस में संभावनाएं बनती हैं तो जो लड़का होगा वो रंग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाता है, और जो लड़की होती है वो वाहक, कैरियर के रूप में काम करती है। और ये सिचुएशन आपके पास जो है वो कलर ब्लाइंडनेस, रंग वर्णांधता में बनती है। और याद रखना कि जीन के साथ साथ हमारे नेत्र में पाई जाने वाली शंकु कोन भी इसकी समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और ये भी आपके पास जो है इसका जीन भी एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है। ठीक, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मैंने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन समझाया। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 47 और ऑप्शन डी 46। बताओ जल्दी सभी मुझे कमेंट कर कर इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों से इजीली बन जाना चाहिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर कर आए हैं। क्या मैंने पढ़ाया कि डाउन सिंड्रोम की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उन गुणसूत्रों में क्या हो जाती है, तो गुणसूत्रों में ट्राइसोमी हो जाती है। और ट्राइसोमी होगी तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46, जिसमें बच्चा जो है वो किसका शिकार हो जाता है, डाउन सिंड्रोम का, मंगोलिज्म का शिकार हो जाता है। ठीक, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में कितने विरोधी जोड़ों के लक्षणों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। चलो जल्दी सभी मुझे बताओ इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये अनुवांशिकी, जेनेटिक्स से पूछा गया है। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो फिर बताओ इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा। देखो अब यहाँ पर बात आ रही है आपके पास मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल एक्चुअल में इनका पूरा नाम है, और यही मेंडल को जो है वो क्या माना जाता है, तो इन मेंडल को जो है वो अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। इंग्लिश में बात करूं तो इन्हें क्या माना जाता है, तो इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। अब जब अपन मेंडल को अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर मॉर्गन भी नाम देखने को मिल सकता है, तो वो प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक जो है वो मॉर्गन को देखने को मिलता है। ठीक, अब मेंडल ने यहाँ पर क्या किया कि मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। मटर के पौधों के 7 अलग अलग कैरेक्टर लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए हैं, लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया है, और अनुवांशिकी के उन्होंने 3 नियम दिए हैं। तो जब मेंडल अनुवांशिकी के 3 नियम को प्रतिपादित कर पाए तो ऐसा कैसे हो पाया, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधों के 7 अलग अलग कैरेक्टर को लिया, 7 अलग अलग लक्षणों को लिया और वहां पर उनका कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करके फिर वहां पर जो कैरेक्टर देखे उसी के आधार पर उन्होंने जो है वो अनुवांशिकी के नियम दिए हैं, लॉ ऑफ जेनेटिक्स दिया है। अब 7 कैरेक्टर कौन कौन से,
एक आपके पास मटर का आकार, एक अपने पास मटर का रंग, एक अपने पास फली का आकार, एक अपने पास फली का रंग, एक जो है वो लिया फूलों का रंग। नेक्स्ट बात करें कि पौधों की लंबाई, और एक आपके पास जो है वो क्या देखी गई, तो वो एक्चुअल में जो है वो फूलों की क्या देखी गई, तो फूलों की स्थिति देखी गई। पूरे कैरेक्टर को आप देखो तो क्या ये एग्जैक्टली आपके पास जो है वो कितने हैं, तो ये 7 कैरेक्टर है। 1 2 3 4 5 6 7। अब मटर का आकार, किसी में मटर का आकार गोल था, और किसी में मटर जब सूख जाती है तो क्या उसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है उस पर छोटी छोटी सी लाइंस बन जाती है, मतलब झुर्रीदार। मटर नई होगी तो हरा कलर होगा, पुरानी हो गई होगी सूख जाएगी तो पीला कलर हो जाएगा। फली में भी यही देखने को मिला कि कुछ फली फूली हुई थी और कुछ सूख कर कैसी हो गई थी, तो कुछ सूख कर संकुचित हो गई थी। फली यदि ताजी है तो हरे कलर की होगी, सूख जाएगी तो पीले कलर की हो जाएगी। किसी में फूलों का रंग बैंगनी देखने को मिल रहा था, किसी में फूलों का रंग जो है वो सफेद देखने को मिल रहा था। किसी में पौधे की लंबाई जो है वो पौधा लंबा था, किसी में पौधा जो है वो बोना था। किसी में फूल जो है वो क्या आ रहे थे, तो आइट साइड अक्ष पर आ रहे थे, और किसी में फूल जो है वो बीच में मतलब टर्मिनल वाले पॉइंट पर आ रहे थे। तो इस प्रकार से जो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों के ये 7 कैरेक्टर, सातों लक्षणों का कंपैरिजन किया, और उसके बाद उन्होंने अनुवांशिकी के नियम, लॉ ऑफ जेनेटिक्स को प्रतिपादित किया है। तो इसी के बेसिस पर अपन अनुवांशिकी के जनक जो है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है, वो किसको मानते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। आगे यदि उसमें अपन किसी क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि आपका जो अनुवांशिकी वाला टॉपिक है उस पूरे कंप्लीट टॉपिक की एक मैं मैराथन लेकर आऊं, तो वहां पर आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं अनुवांशिकी वाले से वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट के लिए टॉपिक जो है ये थोड़े से टफ पड़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में इस पूरे टॉपिक को खत्म कर सकें। चलो नेक्स्ट देखो, वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल कहा जाता है। ऑप्शन ए सी डीएनए, ऑप्शन बी डी डीएनए, ऑप्शन सी जेड डीएनए, और ऑप्शन डी आपके पास जो है वो बी डीएनए। बताओ जल्दी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। अब ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि डीएनए जो है वो एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एक्चुअल में तो केंद्रक न्यूक्लियस में होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था जब बात आ रही थी आरपीसी से डीएनए टेस्ट की, तो डीएनए एक्चुअल में केंद्रक न्यूक्लियस में होता है, बट ये केंद्रक के अलावा और किस में पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए आधी से ज्यादा क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेता है, और यही कारण है कि उसे हम जो है वो अर्ध स्वायत्त अंग, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक, अब देखो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो क्या कहा जाता है, तो बी डीएनए कहा जाता है। अब ये तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसका स्ट्रक्चर जो है वो किसने दिया था, तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। अब यहां पर हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए जो है वो एक प्रकार का क्या माना जाता है, तो वो एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड माना जाता है। क्या माना जाता है, न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखना कि जो डीएनए है वो एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि डीएनए 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। 3 चीजों में पहला तो वो जो है वो शुगर, शर्करा होती है। दूसरा जो है वो फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह होता है। और तीसरा जो है वो क्या होते हैं, तो वो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। नाइट्रोजन युक्त क्षार मतलब यहां पर इनको अपन कह सकते हैं नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। इन 3 चीजों का वो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पहला आपके पास क्या है, शुगर, शर्करा है। दूसरा आपके पास फॉस्फेट समूह है, और तीसरा आपके पास नाइट्रोजन युक्त क्षार है। अब नाइट्रोजन युक्त क्षार में कौन कौन हो सकता है, तो एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है,
ग्वानिन हो सकता है और यूरेसिल हो सकता है। ये जो नाम है ये एक्चुअल में नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। अब होता क्या है समझना यहाँ पर, जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए के स्ट्रक्चर पर शुगर भी होती है, फॉस्फेट समूह भी होते हैं और नाइट्रोजन युक्त क्षार भी होते हैं। और यहां पर आपके पास जब इसमें बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है, एटी और सीजी के बीच में होती है। ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब ग्वानिन। आ गई बात समझ में? ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन, सी मतलब साइटोसिन और जी मतलब ग्वानिन। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ए टी के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, सी जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। किनारों पर नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है इनके बीच में कौन सा बंध बनता है, तो इनके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बंध बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपके पास जो है ये जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं इनके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बंध बनता है। एटी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सीजी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे की बात करूं, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये 3 डेज से शुरू होता है और ये इस प्रकार से 5 डेज पर खत्म होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों के बीच की मतलब जो डीएनए के ये दो हेलिक्स होते हैं, दो कुंडलियां जो होती हैं, इन दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां पर जो मैंने ये A0 लिखा है ये A0 एंगस्ट्रॉम को दर्शाता है और जो छोटी दूरियां होती हैं उन छोटी दूरियों को हम एक्चुअल में फर्मी एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो ये जो डीएनए की दो कुंडलियां हैं, दो हेलिक्स हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो इनके बीच की दूरी जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो दो अणु होते हैं, दो मॉलिक्यूल होते हैं, इन दो अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या कहा मैंने, जब अपन डीएनए के स्ट्रक्चर में दो अणु, दो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इन दोनों अणुओं के बीच जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो उसकी पूरी एक चक्र कंप्लीट होता है, एक कॉइल जो बनती है इसकी दूरी कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो डीएनए में कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। तो वहां पर कंफ्यूज मत होना, दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी जो है वो कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। दो अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक चक्र जब पूरा कंप्लीट होता है, दो कुंडलियां यदि पूरी बन जाती है तो इनके बीच की लंबाई कितनी होती है, तो ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस प्रकार से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। और ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है और वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है जो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। तो याद रखना ये कैसा डीएनए है, तो ये एक प्रकार का जो है वो बी डीएनए है। आगे की बात करें, निम्न में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से होती है? ऑप्शन ए पेचिस अतिसार, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पीलिया जॉन्डिस और ऑप्शन 4 आपके पास हैजा। अब डिसीज रोग वाले पोर्शन से तो थोड़ा बहुत आप लोग सभी फैमिलियर होंगे, तो आशा करती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसके आंसर जो है वो आपके इजीली बन जाएंगे। चलो बताओ क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो बीमारियां आपको दी गई है इसमें से बीमारी जो है वो दूषित जल से होती है, कौन कौन सी बीमारी है वो। चलो जल्दी से सभी मुझे कमेंट कर कर बताओ इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन डी, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा। ये चारों ही बीमारी जो है वो किससे हो सकती है, तो ये एक्चुअल में प्रदूषित जल से हो सकती है। और आपको बता दूं कि ये जो बीमारियां हैं चारों, ये चारों बीमारियां मोस्टली अफेक्टेड भी किसको करती हैं, तो ये हमारी आंत को करती हैं, इंटेस्टाइन को करती हैं। मतलब चलो ये तो पॉइंट है कि ये चारों बीमारियां जो है ये प्रदूषित जल से हो सकती हैं, बट ये चारों जब बॉडी में होंगी तो ये बॉडी के कौन से अंग, कौन से ऑर्गन को प्रभावित करती है, तो अधिकतर ये बीमारियां जो है वो आंत, इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। अब देखो जब मैं बात करती हूँ पैचिस की, तो पैचिस जो है
वो किससे होने वाली बीमारी है? तो ये प्रोटोजोआ से होती है। और इसका प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो इसका प्रोटोजोआ होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या कहा मैंने? जब अपन इसकी बात करते हैं तो क्या होता है इसका जो प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका। टाइफाइड आपको पता ही होगा, टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है? तो वो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वो एक्चुअल में सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ठीक, आगे की बात करें, नेक्स्ट आपके पास है हैजा। हैजा भी एक्चुअल में जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन सा जीवाणु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो विब्रियो कॉलेरी नामक जो जीवाणु है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हेजा के लिए। और पीलिया जॉन्डिस में तो ऐसा होता है कि ये एक्चुअल में हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण भी होता है, दूषित जल वगैरह के कारण भी जो है वो पीलिया जॉन्डिस की सिचुएशन बनती है। और अधिकतर क्वेश्चन बनता है कि टाइफाइड की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड की पुष्टि के लिए जो है वो विडाल टेस्ट करते हैं। और विडाल टेस्ट में जो है वो किसे चेक किया जाता है? विडाल है ना ये, विडाल टेस्ट किया जाता है। और ये जो विडाल टेस्ट होता है इसमें क्या चेक किया जाता है? तो हमारे ब्लड का जो तरल भाग प्लाज्मा है उस प्लाज्मा को चेक किया जाता है। मतलब उस प्लाज्मा में ये देखा जाता है कि सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है। तो इस प्रकार से ये आपके पास बीमारियों को उत्पन्न करने वाले जो हैं वो क्या है? तो इनके कारक है, पैथोजन है। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट चारों बीमारियां जो है वो प्रदूषित जल से हो सकती है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन डी बनेगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी झील की अधिक उम्र होने के साथ उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है, यह परिघटना कहलाती है। यह क्वेश्चन आपका जो है एक्चुअल में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया है। और क्वेश्चन के पूछने का ये सेंस निकल कर आ रहा है कि यदि कोई झील पुरानी होती जा रही है तो उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है, यह परिघटना कहलाती है। ऑप्शन ए इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग, ऑप्शन बी रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, और ऑप्शन डी आपका जो है वो है जैव उपचारण। बताओ क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन आपके सामने है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से सभी मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो टॉपिक आपका है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से जो है वो पूछा गया है। देखो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी सुपोषण आएगा। इसको हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। समझो अब कहानी कैसे शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है हमारी फसल से, क्रॉप से। फसलें अच्छी रहे, फसलों पर कीटों का प्रकोप ना पड़े, तो क्या हम फसलों पर जो है वो क्या छिड़कते हैं? तो हम उन पर रसायन केमिकल छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं। अब आपने वहां पर क्या करा कि फसलों पर जो है वो रसायन केमिकल को छिड़का जिससे फसल अपनी ग्रोथ अच्छी करे, वृद्धि विकास अच्छा करे, फसल पर कीटों का प्रकोप कम हो। तो आपने वहां पर फसल पर जो केमिकल डाले हैं वो रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं। अब जैसे ही बारिश वगैरह होती है तो बारिश के कारण होता क्या है कि ये जो रसायन है केमिकल जो है ये बहकर कहाँ चले जाते हैं? तो ये आपके पास जो जल के स्रोत होते हैं उसमें चले जाते हैं। सपोज मैंने माना कि ये कहाँ चले गए, तो ये बहकर जो है वो समुद्र में चले गए, समुद्री जल में चले गए। अब जब समुद्री जल में ये रसायन केमिकल जाते हैं तो वहां पर जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के लिए हेल्पफुल बन जाते हैं। मतलब वहां पर समुद्री जल में जब ये रसायन केमिकल जाएंगे तो वहां पर किसकी संख्या बढ़ने लग जाएगी? तो वहां पर जो है वो शिवॉल एल्गी की संख्या बढ़ने लग जाती है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैव समृद्धि बढ़ती जाती है। अब वो रसायन केमिकल जब समुद्र के पानी में पहुंचे
तो उससे जो है वो किसकी संख्या बढ़ने लगी, तो वो शेवाल की संख्या बढ़ने लगी। अब जब शेवाल की संख्या बढ़ने लग जाती है तो जो वहां पर समुद्री जल में जो जीव पाए जाते हैं उनको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण वो जीव मरते जाते हैं। और जब वो जीव मरते हैं तो वहां पर किसकी कंडीशन बनती है, तो वहां पर जो है वो जल प्रदूषण की कंडीशन बनती है। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है, तो ये सुपोषण यूट्रोफिकेशन से रिलेट करता है, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि फसल अच्छी हो, फसल का विकास अच्छा हो, फसल पर कीटों का प्रकोप न पड़े, इसलिए हम फसलों पर केमिकल रसायन छिड़कते हैं। जब बारिश वगैरह होती है तो रसायन पानी के बहाव के साथ जो है समुद्र में चले जाते हैं, जल स्रोतों में चले जाएंगे। वहां से समुद्र में जो प्लांट पाए गए हैं जैसे शेवाल वगैरह है, वहां पर वही रसायन की हेल्प से उनकी संख्या बढ़ती जाती है। शेवाल की संख्या बढ़ी तो जो जल में पाए जाने वाले जीव हैं इनको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ होती है और वो मरते जाते हैं, और इसी से जो है वो क्या बढ़ता जाता है, तो जल प्रदूषण बढ़ता जाता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये अपना सुपोषण यूट्रोफिकेशन का है। चलो आगे देखें। जैव विविधता का अर्थ है ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी विभिन्न प्रकार के जंतु, ऑप्शन सी एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और ऑप्शन डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। बताओ सभी मुझे जल्दी से कमेंट कर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो उसका पहले लॉजिक समझना पड़ेगा, तो उसको अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं। चलो बताओ सब जल्दी से सभी मुझे कि जियो विविधता बायोडाइवर्सिटी का एक्चुअल में क्या अर्थ है, क्या मीन है। बिल्कुल सही। यहां पर आपके जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा कि यदि पर्टिकुलर एक निर्धारित क्षेत्र में पर्टिकुलर किसी रीजन में जो है ये अलग अलग प्रकार के क्या देखने को मिलते हैं, पादप प्लांट देखने को मिलते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि प्लांट में फूल पत्तियां अलग अलग प्रकार की आती है, क्या इनमें विविधताएं देखने को मिल रही है। जंतुओं की भी बात करें तो अलग अलग प्रकार की हमें भी वैरायटीज हैं, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। तो जब एक निश्चित क्षेत्र में अपने पास या एक विशेष क्षेत्र में जो है वो विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु अपने को देखने को मिलते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये क्या कहलाता है, तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, और ऑप्शन डी आपके पास जो है वो उपरोक्त सभी। बताओ सभी मुझे क्या इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो बताओ सभी क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करूं गुणसूत्र की, तो हमारी कोशिका का जो केंद्रक होता है, हमारी कोशिका के केंद्रक के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे नुमा संरचना देखने को मिलती है। और जो धागे नुमा संरचना होती है ये किसके धागे होते हैं, तो ये एक्चुअल में क्रोमेटीन के धागे होते हैं। किसके धागे होते हैं, क्रोमेटीन। क्या कहा मैंने, जब मैं किसी कोशिका के केंद्रक की बात करती हूँ, किसी कोशिका के न्यूक्लियस की बात करती हूँ, तो उसके केंद्रक के अंदर अपने को धागे नुमा संरचना देखने को मिलती है। जो धागे नुमा संरचना है वो किसके धागे होते हैं, क्रोमेटीन के धागे होते हैं। जब कोशिका अपना विभाजन लेती है, डिवीजन लेती है, तो जब कोशिका अपना विभाजन डिवीजन लेती है तो ये धागे जो है ये सिकुड़ कर कुछ ऐसा रूप धारण कर लेते हैं। और जब ये सिकुड़कर ऐसा रूप धारण कर लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वो गुणसूत्र क्रोमोसोम कहा जाता है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय ही धागे सिकुड़ते हैं, संगठित होते हैं और किसका रूप धारण करते हैं, तो गुणसूत्र का रूप धारण करते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, ये अपने को कब दिखाई देते हैं, तो ये एक्चुअल में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं। और जो गुणसूत्र का मध्य बिंदु होता है ये क्या कहलाता है, तो ये गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। इंग्लिश में बात करूं तो इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। और आप लोग जो है कोशिका विभाजन वाला टॉपिक यदि आपने पढ़ा हो, सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ा हो, तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि गुणसूत्र फिर जो है वो मेटाफेज में इसी गुणसूत्र बिंदु से टूटता है और अलग अलग ध्रुवों पर जाता है, अपोजिट पोल पर जाता है। बट ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, इनका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है, वो स्ट्रक्चर को अलग अलग नाम दिया जाता है। देखो देखो, पहला आपके पास आता है मेटासेंट्रिक। क्या आता है? मेटासेंट्रिक। यदि गुणसूत्र की संरचना इस प्रकार की है कि ये गुणसूत्र बिंदु नीचे है और उसकी बाहरी संरचना दूसरी संरचना ऊपर है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? ये मेटासेंट्रिक कहलाता है। आगे बात करूं, नेक्स्ट आपके पास आता है सब मेटासेंट्रिक। जब अपन सब मेटासेंट्रिक की बात करते हैं तो गुणसूत्र का बिंदु बीच में आ जाता है और बाकी बची हुई संरचना इस प्रकार से अरेंज हो जाती है। यदि बाकी बची हुई संरचना इस प्रकार से अरेंज हुई है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है वो सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। अगली बात करें, अगले आपके पास है एक्रोसेंट्रिक, इसी का जस्ट अपोजिट। यदि गुणसूत्र बिंदु ऐसा है बट बाहरी स्ट्रक्चर ऐसा अरेंज हुआ है तो ये क्या कहलाता है? एकोसेंट्रिक कहलाता है, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। देखो, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक क्या एक दूसरे के अपोजिट है? और नेक्स्ट आपके पास आता है टिलोसेंट्रिक। क्या आता है? टिलोसेंट्रिक। इसमें या तो गुणसूत्र ऐसा होगा या गुणसूत्र ऐसा होगा। क्या चारों शेप आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं? ये वाला जो है ये शेप मेटासेंट्रिक का है, ये वाला शेप सब मेटासेंट्रिक का है, ये वाला शेप एक्रोसेंट्रिक का है और ये वाला शेप जो है वो टिलोसेंट्रिक का है। और एक्चुअल में जो हमारे मानव के गुणसूत्र होते हैं, जो हमारे ह्यूमन के क्रोमोसोम होते हैं, वो ये चारों प्रकार के अपने को देखने को मिलते हैं। वो बात अलग है कि ऑप्शन सिर्फ अपने को 3 ही दिए गए हैं, बट एक विशेषता टिलोसेंट्रिक की और पाई जाती है। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर अपना क्या बनेगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बनेगा। कि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, उनमें ये चारों प्रकार की अपने को जो है वो क्या देखने को मिलती है? विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ठीक, चलो आगे की बात करें। मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 46। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें आंसर गलत आएगा, बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो सही आ जाए। बताओ क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? चलो जल्दी सभी बताओ इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर। देखो, अपने को ये पता होता है कि मानव में जो है कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 क्रोमोसोम जो होते हैं, इनको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है? दो प्रकार से। मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कि किसी भी सेल में, किसी भी कोशिका में जो है वो 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक आपके पास जो है वो होता है ऑटोसोम और एक अपने पास जो है वो होता है एलोसोम। क्या कहा मैंने? जब मैं 46 गुणसूत्र की बात करती हूं तो 46 गुणसूत्र को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है, जिसमें एक आपका ऑटोसोम होता है और एक अपने पास एलोसोम होता है। होता क्या है कि 46 है तो क्या ये जोड़ी में 23 जोड़ी होंगे? टोटल है कितने? 46। और जब मैं जोड़ी में बात करूं तो जोड़ी में कितने होते? 23। 23 जोड़ी में से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो लड़का एवं लड़की दोनों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो याद रखना कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो लड़का और लड़की दोनों में समान है, इसलिए उसे क्या माना जाता है? तो उसे ऑटोसोम के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाएगा? ऑटोसोम। पर जब हम बात करते हैं बची हुई एक जोड़ी की, तो बची हुई एक जोड़ी जो है वो क्या करती है? तो वो एक्चुअल में लिंग निर्धारण करती है। लिंग निर्धारण करती है मतलब जेंडर डिसाइड करती है। तो है कितने? 22 जोड़ी।
बस 22 जोड़ी में, और टोटल है कितने, 23। 23 में से 22 जोड़ी कॉमन है, और बची हुई जो एक जोड़ी है वही क्या कर रही है, जेंडर डिसाइड कर रही है, लिंग डिसाइड कर रही है, जिसमें यदि एक्स एक्स है तो वो लड़की है, और एक्स वाई है तो वो क्या है, लड़का है। ठीक। अब देखो क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में जोड़ी नहीं पूछी है, कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, संख्या पूछी है। नो डाउट बहुत सारों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है, बट यहां पर ऑप्शन ए नहीं आएगा। देखो उसने क्या पूछा है, कितने लिंग गुणसूत्र, मतलब संख्या है, तो एक जोड़ी में कितने होंगे, तो एक जोड़ी में आपके 2 गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन बी आएगा, ना कि ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि यदि वो जोड़ी पूछता तो अपना आंसर एक होता, बट उसने नंबर पूछे कि कितने गुणसूत्र ऐसे होते हैं, तो अपना यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन बी आएगा। ठीक, क्लियर है। चलो बढ़े आगे। गुणसूत्र केंद्रक में एक धागे जैसी संरचना होती है, इसका वर्णन सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी स्ट्रॉसबर्गर ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, और ऑप्शन डी आपके पास लेविट्ज़की ने। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जब अपन कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में अपने को ऐसे धागेनुमा संरचना देखने को मिलती है। जो धागेनुमा संरचना होती है वो किसके धागे होते हैं, तो वो एक्चुअल में क्रोमेटिन के धागे होते हैं। और जब वो कोशिका विभाजन लेती है, डिवीजन लेती है, तो क्या ये धागे सिकुड़ कर संगठित होकर इस प्रकार से किसका रूप धारण कर लेते हैं, गुणसूत्र का, क्रोमोसोम का। अभी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया। तो ये जो धागेनुमा संरचना है इसके बारे में बताने का काम जो है वो सबसे पहले किसने किया था, तो वो स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर। बट यदि मैं गुणसूत्र की बात करूं तो गुणसूत्र के लिए वेल्डेयर ने बताया था। किसने बताया था, वेल्डेयर। तो यहाँ पर याद रखना कि क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहली बार उपयोग जो है वो किसने किया था, तो आपके पास वॉल्डेयर ने किया था। मतलब अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक। और आपको मैं एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अभी रक्षाबंधन पर 8 से 12 अगस्त तक जो बैचेस हैं, सारी बैचेस पर जो है वो बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें 20% का डिस्काउंट आपको जो है वो सारी बैचेस पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर राखी कैपिटल में आपको ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, जिससे आप सारी बैचेस पर जो है ये डिस्काउंट को प्राप्त कर सकते हैं। आगे की बात करूं, वर्ग 3 चयन परीक्षा को लेकर हमारे ऑफलाइन सेंटर पर जो है वो स्पेशल टारगेट बैच भी चलाया जा रहा है, जिसमें बैच का टाइमिंग 1 से 8 बजे तक का है। तो यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। अभी मेरी क्लास एंड नहीं हुई है, क्लास अभी है, बट मैं क्लास के एंड होने से पहले आपको ये कुछ बताना चाह रही हूँ। बाकी अभी क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे। फ्री मॉक टेस्ट भी जो है वो होता है, सभी के लिए होता है, जो 10 तारीख को मॉर्निंग में 10 बजे जो है वो होगा। आगे की बात करूं, एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी विनर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसका फीस मात्र जो है वो 499 है, और बैचेस में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। इसके साथ साथ एमपीटेट वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए एमसीक्यू की कंप्लीट ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच भी लॉन्च की गई है, जो 21 जुलाई से चल रही है, जहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के जो है अलग अलग टॉपिक के प्रैक्टिस वहां पर करवाई जा रही है। विनर्स के स्टूडेंट के लिए जो है ये बैच 199 में है, और अदर स्टूडेंट के लिए जो है वो 399 में ये बैच अवेलेबल है। और वर्ग 3 चयन परीक्षा की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसका फी मात्र 199 है, जिसमें 20 टेस्ट आपको जो है विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनकी सभी की बुक भी हमारे पब्लिकेशन ऐप पर अवेलेबल है। तो आप यदि ये बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये आपके जो है विनर्स पब्लिकेशन ऐप के थ्रू आप ये बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, और नियरेस्ट जो बुक सेंटर है वहां पर भी ये बुक हमारी जो है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलो आगे की बात करें। नेक्स्ट आपके पास है आरएनए से डीएनए का संश्लेषण कहलाता है। मतलब यदि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए पुनः प्रतिलेखन, ऑप्शन बी प्रतिलेखन मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन ट्रांसलेशन, और ऑप्शन डी आपका परिवर्तन ट्रांजिशन। बताओ सभी, इसका तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपसे इजीली बन जाना चाहिए। तो सभी मुझे फटाफट कमेंट कर कर बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा। चलो हाँ,
ऑलमोस्ट स्टूडेंट का जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो अपना ऑप्शन ए आ रहा है। समझो, मैं बात कर रही हूँ डीएनए की। डीएनए अपने को पता है एक प्रकार का कैसा पदार्थ है, तो ये एक प्रकार का जो है ये अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। बट जब मैं आरएनए की बात करती हूँ तो आरएनए का जो है वो आनुवांशिकता से, जेनेटिक्स से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। जो आरएनए है वो किस में हेल्प करता है, तो वो एक्चुअल में प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में हेल्प करता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब ये होता है कि वो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। तो जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है, बट आरएनए जो है वो किस में हेल्प करता है, तो वो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। आगे की बात करूं, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। बट जब आरएनए से डीएनए बनता है तो आरएनए से डीएनए का बनना जो है वो क्या कहलाता है, तो वो एक्चुअल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्लियर है कहानी? यदि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन है, और यदि आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर अपना जो है वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो ऑप्शन ए दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, ऑप्शन बी एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, ऑप्शन सी दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं, और ऑप्शन डी एक भाग उत्तरी ध्रुव दूसरा भाग दक्षिण ध्रुव बन जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप लोगों से इसका आंसर जो है वो बन जाना चाहिए। सभी फटाफट मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका आपके पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर इसका जो है वो ऑप्शन डी बनेगा। समझो अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मैं चुंबक की जब बात करती हूं तो चुंबक के जो कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो चुंबक के कॉर्नर एक्चुअल में ध्रुव कहलाते हैं, पोल कहलाते हैं। और एक्चुअल में चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव है और साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपके सामने अभी बार मैग्नेट बनाया है तो ये ध्रुव होंगे, कैसा भी शेप हो। नाल चुंबक में हो तो भी उसमें दो ध्रुव होंगे, छड़ चुंबक में हो तो भी उसमें दो ध्रुव होंगे, वृत्तीय हो तो भी उसमें कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। तो चुंबक का शेप कैसा भी हो, चुंबक का हर शेप अपने में दो ध्रुव लेकर चलता है। और वो दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं, तो वो एक्चुअल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। बट जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा कि यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव होता, थर्ड पोल होता, तो वो क्या कहलाता? क्या कहा? होते कितने हैं? दो हैं। बट उसने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि होते दो हैं, ठीक है ये मालूम है, बट इन केस यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो क्या कहलाता? तो आपको वहां पर ये आंसर लगाना है कि यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो चुंबक का तीसरा ध्रुव जो है वो परिणामी ध्रुव कहलाता, रिजल्टेंट पोल कहलाता। आप जब प्रैक्टिस लगाओगे तो आपको वहां पर जो है 101% ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो याद रखना, यदि चुंबक का तीसरा ध्रुव होता तो ये क्या कहलाता? तो ये परिणामी ध्रुव, रिजल्टेंट पोल कहलाता। नेक्स्ट बात करें, मैंने माना कि ये चुंबक है, ये चुंबक में दो ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ। यदि मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूं कि इसको जो है वो बीच से कई भागों में बांट दूं, और भाग में बांटने के बाद मैं ये सोचूं कि एक ध्रुव अलग हो गया दूसरा अलग हो गया, तो ये खत्म हो जाएंगे। हाँ, चुंबक का यदि एक अकेला ध्रुव है तो चुंबक के अकेले ध्रुव का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। यदि वो चुंबक बना है तो उसमें दो ध्रुव होंगे। बट कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब आप चुंबक को कई भागों में बांटते हो तो चुंबक को बांटने पर कभी भी उसके ध्रुव समाप्त नहीं होते हैं। जो बचा हुआ हर भाग होता है वो एक नए ध्रुव की तरह क्या करता है? काम करता है। जैसे मैंने यहां से बांटा है तो ये क्या बन जाएगा? साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ,
ये साउथ और ये नॉर्थ। मतलब चुंबक को कितने भी भागों में बांट दिया जाए कभी भी उसके ध्रुव समाप्त नहीं होते हैं। बचा हुआ हर भाग एक नए ध्रुव की तरह क्या करने लग जाता है, काम करने लग जाता है। तो ये चुंबक में एक्चुअल में क्वालिटी पाई जाती है कि हम चुंबक को कितने भी भागों में बांट दे कभी भी हम उसके ध्रुव क्या नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। बट यदि आप चुंबक को ज्यादा मात्रा में जो है वो क्या करते हो, ठोकते हो, चुंबक को जोर जोर से पीटते हो, या उसको ज्यादा मात्रा में क्या देते हो, ताप देते हो, आकर्षण देते हो, तो वहां पर याद रखना कि चुंबक को जोर जोर से ठोकने पर, पीटने पर, ताप देने पर जो चुंबक का चुंबकत्व होता है, मैग्नेटिज्म होता है, मतलब जो चुंबक का आकर्षण होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक, तो यहां से अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि चुंबक को हम जितने भागों में बांटेंगे हर भाग एक नए ध्रुव की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर अपना जो है वो क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। ठीक, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट की बात करें। प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन नाइट्रेट, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड और ऑप्शन डी आपका आयरन हाइड्रोक्साइड। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड होगा। अब जब मैं चुंबक की बात करती हूं तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राकृतिक चुंबक होता है, नेचुरल मैग्नेट होता है, और एक अपना जो है वो कृत्रिम चुंबक होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। अब होता क्या है कि प्रकृति में कई प्रकार के जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ पाए जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, मतलब जो चुंबक से बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षित होते हैं। जब पृथ्वी के अंदर तापमान, टेम्परेचर में लगातार परिवर्तन होता रहता है तो ये पदार्थ पिघलते हैं, मिलते हैं, लंबे समय तक प्रेशर में पड़े रहते हैं, धीरे धीरे एक वो चुंबक का रूप धारण कर लेते हैं। तो चुंबक का ऐसा प्रकार जिसका निर्माण किससे हो, प्राकृतिक विधि से हो, नेचुरल प्रोसेस से हो। तो ऐसा कोई चुंबक जो किससे बना हो, तो वो प्राकृतिक विधि से बना हो, उस चुंबक को क्या कहा जाता है, तो उसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। और प्राकृतिक चुंबक का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो अपने को क्या देखने को मिलता है, तो वो अपने को लोड स्टोन देखने को मिलता है। जो लोड स्टोन है वो एक प्रकार से अपने पास जो है वो प्राकृतिक चुंबक है। और जब अपन इस प्राकृतिक चुंबक की बात करते हैं तो ये एक्चुअल में क्या है, तो ये लोहे का एक प्रकार का अयस्क है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आयरन ऑक्साइड का अयस्क है, जिसका यदि आपसे चुंबक का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाए, केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो चुंबक का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, जो लोहे का एक प्रकार का अयस्क है। और जिसे क्या नाम दिया जाता है, तो इसे जो है वो मैग्नेटाइट नाम दिया जाता है। और कहीं कहीं आप देखोगे तो इसका नाम आपको आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड भी देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि जो प्राकृतिक चुंबक है वो एक्चुअल में लोहे का एक ऑक्साइड है, जिसमें चुंबक का रासायनिक फॉर्मूला बनता है, रासायनिक सूत्र बनता है Fe3O4, और उसका रासायनिक नाम जो है वो बनता है मैग्नेटाइट। बट ये जो आपके पास प्राकृतिक चुंबक होते हैं, ये प्राकृतिक चुंबक को बनने में बहुत टाइम लगता है, बट हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे उपयोग ऐसे हैं जहां पर अपने को चुंबक की जरूरत पड़ती है। और यदि अपन प्राकृतिक चुंबक के भरोसे रहते तो प्राकृतिक चुंबक को तो बनने में बहुत टाइम लगता। तो जो हमने चुंबक बनाना शुरू करे हैं वो चुंबक एक्चुअल में कौन से चुंबक होते हैं, तो वो कृत्रिम चुंबक होते हैं। मतलब जो आपके पास मैनमेड होते हैं वो कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। और ये किसके बने होते हैं, तो ये एक्चुअल में जो है वो इस्पात, स्टील के बने होते हैं। तो याद रखना कि जो हमारे कृत्रिम चुंबक होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ये एक्चुअल में किसके बने होते हैं, तो ये एक्चुअल में जो है वो इस्पात, स्टील के बने होते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन ए आएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमन कोण का मान कितना होता है? नमन कोण के क्वेश्चन यदि कहीं कहीं देखोगे तो आपको इसका नति कोण भी मान देखने को मिल सकता है। एक्चुअल में क्वेश्चन का पूछने का सेंस अलग है, बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यदि वो आपसे पूछे कि नमन कोण का न्यूनतम मान कितना होता है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आपको वहां पर याद रखना है कि नमन कोण का न्यूनतम मान 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। और ये जो न्यूनतम मान 0 डिग्री है ये एक्चुअल में कहाँ देखने को मिलता है, तो ये एक्चुअल में विषुवत रेखा पर,
इक्वेटर पर देखने को मिलता है। तो वहां पर याद रखना नति कोण का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा पर होती है। और जब मैं नति कोण नमन कोण के अधिकतम मान की बात करती हूँ, मैक्सिमम वैल्यू की बात करती हूँ, तो इसका जो अधिकतम मान है वो 90 डिग्री होता है। और जो 90 डिग्री होता है वो एक्चुअल में कहाँ पर होता है, तो वो ध्रुवों पर, पोल्स पर होता है। ठीक। और एक्चुअल में नति कोण नमन कोण क्या है, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय गुणों का पता लगाया जाता है। मतलब इसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी के भू चुंबकत्व के अवयव, फैक्टर ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के भू चुंबकत्व के अवयव में दो कोण आपके पास लिए जाते हैं, एक नति कोण नमन कोण, एंगल ऑफ डेप्थ, और एक जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन आपको एक जो है वो देखने को मिल सकता है दिक्पात कोण से। दिक्पात कोण मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वैसे आज तक इन कोणों से जब क्वेश्चन बने हैं तो इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बने हैं, इनकी वैल्यू से क्वेश्चन बने हैं। तो जो दिक्पात कोण है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, इसकी वैल्यू जो है वो 17 डिग्री होती है। कितनी होती है? 17। और यदि नति कोण नमन कोण की बात करूं तो मिनिमम 0 विषुवत रेखा इक्वेटर पर और मैक्सिमम 90। अब सपोज यदि अपन यहां पर बात कर लेते हैं इसके अधिकतम मान की, मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक। तो इसका अधिकतम मान जो है वो कितना होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। अब क्या कॉन्सेप्ट है जो समझना, पृथ्वी एक प्रकार से चुंबक की भांति काम करती है। ये माना जाता है कि ये कॉर्नर पर जो है ये पृथ्वी के क्या होते हैं, ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं। ठीक। और यदि मैं ध्रुव पर इस प्रकार से कोई लाइन ड्रॉ करती हूं तो क्या ये लाइन जो है ये एक प्रकार से क्षैतिज भाग के रूप में काम कर रही है, हॉरिजॉन्टल पार्ट के रूप में क्या कर रही है, काम कर रही है। एज इट इज यदि मैं यहाँ पर भी लाइन खींचूं तो ये लाइन भी किस रूप में काम करेगी, तो ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के रूप में काम करेगी। अब क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु लगातार एक चुंबक के कांटेक्ट में रहती है तो धीरे धीरे वो भी चुंबक की तरह काम करने लग जाती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में बहुत सारे जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और किसी भी चुंबक में आकर्षण लाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब होती क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको समझा रही हूँ। तो वहां पर याद रखना कि पृथ्वी के चुंबक से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्या वो बल रेखाएं इस क्षैतिज के साथ, मतलब ध्रुवों के साथ, क्षैतिज वाले भाग के साथ कोण बना रही है। और आपको यहाँ पर कोण जो है वो अप्रोक्स 90 डिग्री का बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना है ये वैल्यू 90 कहाँ पर आई है, ध्रुवों पर, पोल्स पर आई है। इसलिए नति कोण के मैक्सिमम वैल्यू 90 ध्रुवों पर होती है। बट यदि मैं बात करूं तो इस चुंबकीय बल रेखाओं ने इस विषुवत रेखा के साथ, इक्वेटर के साथ कोई कोण नहीं बनाया है। और जब इस विषुवत रेखा इक्वेटर के साथ कोई कोण नहीं बनाया है, इसलिए नति कोण की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री होती है। वो कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर। मैं फिर बता दूं कि आज तक इन एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बना है, बना भी है तो वो दिक्पात कोण वाले से बना है। तो इसका डिटेल थोड़ा सा टाइम मतलब कॉन्सेप्ट है इसका, तो कि पर्टिकुलर चुंबक मैग्नेट वाली क्लास में इसको समझाऊंगी। बाकी यहाँ पर याद रखना कि दिक्पात कोण की मिनिमम वैल्यू 17 होती है, नति कोण की आपके पास जो है वो 0 और 90 होती है। और यदि कॉन्सेप्ट आया है तो देखो दिक्पात कोण और समझ लो। मैंने माना कि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं। यदि कोई रेखा पृथ्वी के दोनों ध्रुवों से होकर गुजर रही है तो वो आपके पास क्या कहलाती है, तो वो अपने पास भौगोलिक अक्ष कहलाती है, जियोग्राफिकल एक्सिस कहलाती है। ठीक। एज इट इज चुंबक भी तो अपने दो ध्रुव लेकर चल रहा है, और यदि कोई रेखा चुंबक के दोनों ध्रुव से होकर गुजरी तो वो क्या कहलाती है, तो वो एक्चुअल में जो है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। तो पृथ्वी के दोनों ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस, और चुंबक के ध्रुव से निकलने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। तो एक्चुअल में आपको ये पता ही होगा, सबसे पहली बात ये भौगोलिक अक्ष है, जियोग्राफिकल एक्सिस है। जब आप किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो तो क्या वो नॉर्थ से साउथ की ओर ठहरता है, और ये आपके चुंबक के दोनों ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा आपकी जो है वो क्या है,
वो चुंबकीय अक्ष है, मैग्नेटिक एक्सिस है। तो ग्रीन कलर में बनाई है भौगोलिक अक्ष, जियोग्राफिकल एक्सिस, और येलो कलर में बनाई है चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। क्या इन दोनों के बीच में जो है वो कोण बन रहा है, और इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है यही दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 17 डिग्री होती है। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट, मुख्य रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरती है। अब ये तो चुंबक की क्वालिटी ही है कि जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक कहां से कहां ठहरता है, नॉर्थ से साउथ की ओर ठहरता है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरता है। और जब इसी विशेषता के आधार पर जब अपने को ये पता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरता है, तो दिशा का पता लगाने के लिए, वैसे आजकल तो जो है वो आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसकी हेल्प से आप डायरेक्शन, दिशा का पता लगा सकते हैं। बट पहले जब डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो वहां पर दिक् सूचक सुई, कंपास बॉक्स का उपयोग किया जाता था। और जो दिक् सूचक सुई है वो किसकी बनी होती थी, तो वो एक्चुअल में चुंबक, मैग्नेट की बनी होती थी, कि जब आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे तो वो नॉर्थ से साउथ की ओर ठहरेगी। तो आपको नॉर्थ साउथ पता चल गए तो क्या आप ईस्ट वेस्ट, पूर्व और पश्चिम पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर याद रखना कि जब भी किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ ठहरेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। याद रखना, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है वो सबसे कम मध्य में होती है। समझो अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। जब चुंबक में आकर्षण आता है तो चुंबक में आकर्षण लाने के लिए एक्चुअल में चुंबकीय बल रेखाएं जिम्मेदार होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन जिम्मेदार होती है। और चुंबकीय बल रेखाओं में ये विशेषता पाई जाती है कि वो बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर खत्म होती है। कहां से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर खत्म होती है। बट चुंबक के अंदर कहां चलती है, साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। ठीक, तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि चुंबक में आकर्षण लाने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन रिस्पॉन्सिबल है, जो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। जितनी बल रेखाएं चलेंगी ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो। और आपको पता ही होगा कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वही विशेषता इन बल रेखाओं में भी पाई जाती है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं, दो मैग्नेटिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, तो प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो देखो, चुंबक के बाहर कहां से कहां निकलेगी, तो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। और यदि मैं चुंबक के अंदर की बात करूं तो चुंबक के अंदर नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर। दूसरी बात करें तो हमेशा एक दूसरे के कैसी होंगी, तो हमेशा एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। और थर्ड बात करें तो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती, तो कभी भी एक दूसरे को जो है वो प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक, ये चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं होती हैं। बट जितनी भी बल रेखा निकलेगी, क्या नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पर खत्म होगी। मतलब ध्रुवों पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती है, पास पास होती हैं। और जब ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, इसलिए चुंबक में ध्रुवों पर जो है वो कैसा आकर्षण होता है, ज्यादा आकर्षण होता है। और जब मध्य की बात करूं तो मध्य में कैसा आकर्षण होता है, तो मध्य में कम आकर्षण होता है। अब जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि चुंबक में ध्रुवों पर ज्यादा आकर्षण होने के पीछे का रीजन क्या है। तो वहां पर रीजन ये होता है कि ध्रुवों पर बल रेखाएं पास पास होती है। बल रेखाएं पास पास होती है मतलब इसका मतलब यह है कि वहां पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है, क्योंकि जहां घनत्व ज्यादा होता है क्या वहां सब चीजें पास पास होती हैं। तो ये आपके पास बात आती है हाई डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, इसलिए ध्रुवों पर आकर्षण ज्यादा होता है और मध्य में आकर्षण कम होता है। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर अपना जो है वो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक,
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो वही कॉन्सेप्ट आ गया, उत्तर से दक्षिण की ओर ठहरेगी, ध्रुवों पर नमन कोण। हाँ नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विकृति कहते हैं, स्ट्रेन। ऑप्शन बी प्रतिबल कहते हैं। ऑप्शन सी प्रत्यास्था कहते हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए विकृति स्ट्रेन आएगा। समझो पहली कहानी। पहला कॉन्सेप्ट अपने पास आता है प्रत्यास्था की सीमा से, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। देखो, माना यह जाता है कि जब भी कोई वस्तु प्रत्यास्था के गुण का पालन करती है, प्रत्यास्था का मतलब यह होता है कि आप जब किसी वस्तु पर बल लगाओ तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाए, और जब आप बल हटा लो तो वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाए। यदि वस्तु इस गुण का पालन कर रही है तो इस गुण को अपन प्रत्यास्था इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं, रबर को बल लगाकर खींचोगे तो क्या रबर खिंचाएगा, और जब आप हटा दोगे तो क्या रबर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएगा। मतलब रबर प्रत्यास्था के गुण को फॉलो कर रहा है। तो होता क्या है कि वस्तुओं में प्रत्यास्था के गुण का पालन एक सीमा तक ही होता है। जब तक सीमा के अंदर बल लगाओगे तब तक उसमें प्रत्यास्था है, और यदि सीमा के बाहर बल लगा दिया तो आपको वहां पर उन वस्तुओं में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उनमें आपको जो है वो स्थायी परिवर्तन देखने को मिलता है, परमानेंट चेंज देखने को मिलता है। कैसे, तो समझना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। यदि मैं रबर को थोड़ा सा बल लगाकर छोड़ूंगी तो क्या रबर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएगा, क्योंकि जो मैंने बल लगाया है वो सीमा के अंदर लगाया। बट यदि मैं रबर को बहुत ज्यादा बल लगाकर खींचूं तो रबर टूट जाएगा, और टूटा हुआ रबर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौट पाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने रबर पर जो बल लगाया वो सीमा से बाहर बल लगा दिया, और जो रबर टूटा है अब वो एक स्थायी परिवर्तन है, अब वो ऑटोमेटिक नहीं जुड़ेगा। और ये जो स्थायी परिवर्तन आया है, यही स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये विकृति कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। और ये विकृति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सेकंड अपने पास होती है आयतन विकृति, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन। और थर्ड अपने पास जो है वो होती है अपरूपण विकृति, मतलब शियरिंग स्ट्रेन। तो जो विकृति है, स्ट्रेन है, वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यदि सीमा से बाहर बल लगाने पर किसमें परिवर्तन आ गया है? लंबाई में परिवर्तन आ गया है, तो वो कौन सी विकृति है? अनुदैर्ध्य है। यदि किसमें परिवर्तन आ गया है? आयतन में, वॉल्यूम में परिवर्तन आ गया है, तो वो आयतन विकृति है। और सीमा से बाहर बल लगाने पर यदि क्या चेंज हो गई है? आकृति, शेप चेंज हो गया है, तो आकृति में परिवर्तन आना कौन सी विकृति है? अपरूपण विकृति है। अब हम ये बोलते हैं कि जो विकृति है वो एक प्रकार की कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है, मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी है। और सेकंड हम ये बोलते हैं कि विकृति जो है वो कैसी राशि है? विमाहीन। क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, और मात्रक नहीं है तो आप उसको विमी सूत्र में प्रदर्शित भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी विमा भी नहीं होती है। अब कैसे लंबाई, कैसे मात्रक नहीं है, तो समझो अनुदैर्ध्य विकृति है, किसमें परिवर्तन निकालना है? लंबाई में। लंबाई में परिवर्तन कैसे निकलेगा? पहले प्रारंभिक लंबाई और फिर आपके पास अंतिम लंबाई, मतलब फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। ये लंबाई भी किसमें नापोगे? मीटर में। और नीचे वाली लंबाई भी किसमें नापोगे? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, और जब मीटर से मीटर कैंसिल तो कोई मात्रक नहीं बचा। तो यही कारण है कि विकृति कैसी राशि बन जाती है? मात्रकहीन बन जाती है। और वही पूछा गया है कि लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात, मतलब ये विकृति है और विकृति का एक प्रकार है, वो कौन सी विकृति है? तो वह अनुदैर्ध्य विकृति है। PYQs लगाओगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताओ उपयुक्त में से कौन सी राशि ऐसी है जो मात्रकहीन है और विमाहीन है। तो वहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर एक्चुअल में क्या आएगा? विकृति आएगा, स्ट्रेन आएगा। ठीक,
तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन कर पाए हैं। होप सो, क्योंकि क्वेश्चन हम कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं कि अब वो कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, इजीली आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो होप सो आज की क्लास में मैंने जो जितना सेक्शन करवाया है, ये सेशन आपके लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। सेशन यदि पसंद आया है तो सेशन को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, और फिर हम इसके बाद फिर जल्दी आपके पास जो है वो नेक्स्ट मैराथन में मिलेंगे। तो मैं क्लास को एंड करने से पहले आपको एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि अभी रक्षाबंधन पर सारी बैचेस में जो है वो 20% का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप राखी कूपन कोड यूज करके जो है वो कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पर हमारे टारगेट बैच भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें बैच का टाइमिंग 1 से 8 है, तो आप इसके लिए हमारे ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी सभी के लिए कंडक्ट किया जाता है वर्ग 3 के लिए, जो 10 तारीख को होता है, 10 तारीख को होगा। मॉर्निंग में 10 बजे इसका टाइमिंग रहने वाला है। एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा का कंप्लीट प्रैक्टिस ऑनलाइन बैच भी 21 जुलाई से हमारी एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जो है प्रैक्टिस वहां पर कर रहे हैं। इसका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी हमारी विनर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसकी फी मात्र 499 है। इसके साथ एमपीटेड वर्ग 3 के जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक भी हमारे विनर्स पब्लिकेशन ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां से घर बैठे इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, या आपके नियरेस्ट बुक सेंटर पर जाकर आप ये बुक को परचेज भी कर सकते हैं। और हमारा वर्ग 3 चयन परीक्षा की जो है वो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, जिसका फी आपके पास मात्र 199 है। इसमें 20 टेस्ट आपको जो है वो विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मैं बात करूं आपके पास वर्ग 3 की मैथ्स की, तो मैथ्स की भी बुक जो है वह भी न्यू लॉन्च की गई है, जिसका चार्ज जो है वो मात्र 240 है। और इसके साथ ही आपके पास जो है वो इम्पोर्टेंट 10,000 प्लस एमसीक्यू की जो बुक है, ये बुक भी आपके पास जो है लॉन्च कर दी गई है, और ये भी आपको एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, नजदीकी बुक स्टोर पर भी आपके पास ये अवेलेबल है। और यदि आपने हमारे बुक को ऑर्डर करने के लिए आप करना चाहते हैं तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप के थ्रू कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप ये हमारे हेल्प सेंटर पर नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि कोई बैच परचेस करना चाहते हैं तो विनर्स इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन पर परचेस कर सकते हैं, और आप ये हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है, यहाँ पर आकर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए आशा करती हूँ बहुत जो है वो हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को लाइक शेयर और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि साइंस का सेशन आपको कैसा लगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाकी जल्दी फिर हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में।